सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो अभी तक हमने आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, डेंसिटी, ये सारी कहानी समझाई पहली लेक्चर में। उसी लेक्चर में क्लास 11th के इनटेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए। फिर दूसरी एक वीडियो बनाई जिसमें क्लास 11th के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और क्लास 12th के इनटेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। उसके बाद हम आ गए क्लास 12th के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे और बैक एक्सरसाइज का 2.3 समझाया और 2.4 समझाया। अब आज जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे बैक एक्सरसाइज क्लास 12th। क्लास 11th की सारी क्वेश्चंस हमने बता दी है। पहले वीडियो में थ्योरी और क्लास 11th के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। दूसरी वीडियो में हमने क्लास 11th के सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ क्लास 12th के सारे इनटेक्स्ट बताए। उसके बाद बैक एक्सरसाइज के 2.3 और 2.4 को बता दिया था। आज हम 2.5 से शुरू करते हैं और इस क्लास में हम आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं यानी जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस है 12th के वो कंप्लीट करेंगे। टोटल 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी क्लास 11th में भी था। हम बता देंगे जब वो क्वेश्चन नंबर आएगा, तो उसको नहीं बनाओगे आप, बना लोगे। अगर जिसको हम नहीं बनाएंगे, अगर देखना होगा जिसको, तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो क्लास 11th में था, जो पार्ट्स पर मिलियन के रिगार्डिंग था, 15 ppm बाय मास क्लोरोफॉर्म। वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है क्लास 12th में, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। जिसको जरूरत होगी वो पीछे जाके अपने इसके जस्ट पहले वाला सेकेंड नंबर लेक्चर के पहला क्वेश्चन वहीं से शुरू किया था हमने। तो 2.4 बता दिया। ये जो है बैक एक्सरसाइज के पेज नंबर 61 पे आ जाओ और पेज नंबर 61 का जो है ये क्वेश्चन नंबर 2.5 होने वाला है। ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चंस इसलिए बताते हैं कि मेरा विश्वास करो आप कि जो भी थ्योरी आप पढ़ते हो ना, उसके जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको थ्योरी और अच्छे से क्लियर होती है और थोड़ा अच्छा क्लियर होता है कि भैया कैसे अप्लाई करना है, इस थ्योरी का एप्लीकेशन कैसे है, और इससे माइंड जो है थोड़ा ब्रॉड होता है। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा इधर उधर भी आया तो आप दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि लॉट्स ऑफ टाइप के क्वेश्चन आपने 11th और 12th दोनों के किए हैं। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। 2.5 का क्वेश्चन नंबर पेज 61 का बैक एक्सरसाइज क्लास 12th पेज 61 बैक एक्सरसाइज जो कि क्लास 12th का है। उसके हमने 2.3 और 2.4 समझाए थे। 2.5 से शुरू करते हैं। 2.5 में कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, यानी यहां पर हमने लग गया कि एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन हम जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनाया जाता है। ग्लूकोज इन वाटर है, यानी ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की मोलर मास की बात करें तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसकी अगर हम मोलर मास की बात करें तो ये 12 होती है कार्बन की, हाइड्रोजन की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 16। अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सिर्फ हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, आगे नहीं पढ़ा। एक सॉल्यूशन बना है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, जिसमें ग्लूकोज है और वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। अब कार्बन का होता है 12 और 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, यानी ये हो गया 6 2 10 180 ग्राम पर मोल। और इसकी मॉलिक्यूलर मास हर कोई जानता है 18 ग्राम होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है इज लेवल्ड एज 10% वेट बाय वेट। कहां लिखे, यहां लिखते हैं।
ये लिख लो मोलर मास, ये इतना जो निकाला है ना, इसको हटा के एक बार में लिख देते हैं, जगह मिल जाएगी। 180 ग्राम पर मोल आ गया। हमने बोला था कि मोलर मास को हमेशा कैसे लिखना है, ग्राम पर मोल में लिखना है। आगे दिया हुआ है मोलर मास आ गया था 180 ग्राम पर मोल, और इसका आ गया था 18 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन। अब 10% वेट बाय वेट का मतलब ऑलरेडी आप जानते हो कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वाटर नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है आपसे व्हाट वुड बी द मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के मोलालिटी क्या होगी, मोल फ्रैक्शन क्या होगी। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये डाटा गिवन है हमारे पास, जिससे हमने ये निकाल लिया। ये हमने फॉर्मूला और मोलर मास निकाल लिया क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ती है। अब हमें इसमें मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलैरिटी निकालना है, 3 चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलालिटी की बात करते हैं, हटा देते हैं क्वेश्चन। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे सॉल्यूट क्या है मेरे लिए, ग्लूकोज है ना, ये सब समझ सकते हो ना, हम इतना पढ़ा है आपने। अपॉन नीचे में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का गिवन मास कितना है, 10 ग्राम। मोलर मास कितना है, 180 ग्राम। तो यहां से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपके पास है ग्लूकोज, वो है गिवन मास यानी 10 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी 180 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मोल में आएगा। 0 0 कट जाएगा, यानी 1/18 मोल आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट इतना है, सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन x मान लेते हैं। तो यहां से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो 10 इधर जाएगा क्योंकि यहां पे इक्वल टू है, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 90 ग्राम आ जाएगा। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, समझो आराम से, हमारे पास 10% वेट बाय वेट है, इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यानी मास ऑफ सॉल्यूट है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। अब यहां से मोलालिटी निकालो तो आप बोलोगे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1/18 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 90 ग्राम, लेकिन केजी में चेंज करोगे तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, केजी। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 18 इंटू 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 मोल अपॉन 18 इंटू 90 केजी, और जो भी आंसर आएगा वो मोल पर केजी में आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। यानी अगर हम इसको डिवाइड करें, पहले हम करते हैं 18 इंटू 90, यह आ जाएगा 1260। इस 18 इंटू 90 को करोगे, इसको यहीं पे लिख देना, नीचे लिख देते, बराबर 1000 मोल अपॉन 1260, जीरो ने जीरो को मारा, यानी 100 डिवाइडेड बाय 162, 100 डिवाइडेड बाय 162, ये आ गया 0.617, जिसको हम लिख सकते हैं 0.62, यानी ये ओवरऑल डिवाइड होके आ गया 0.62 मोलालिटी इज
स्मॉल m, खत्म, मोलालिटी निकल गया। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, सॉरी कैपिटल M लिख दिया था, स्मॉल m, वो मोलालिटी के लिए कैपिटल M लिखते हैं, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई, यानी हमने यहां से मोलालिटी निकाल ली। अब वो पोर्शन इरेज कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जरूरत है हमें, लिख लिया। तो स्मॉल m कर दो कैपिटल M, इतना पढ़ के आए हो तो समझ ही गए हो। अब हमें कहता है मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास अगर इसका मोल हम निकाले और डिवाइड करें 1/18 तो ये लगभग 0.056, 1 डिवाइडेड बाय 18, हाँ 0.056 मोल आ जाएगा, 0.056 मोल आ जाएगा। अब यहां से अगर हम निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो गिवन मास कितना है इसका H2O का 90 ग्राम, क्योंकि जो भी बचा मास ऑफ सॉल्वेंट यही है, अपॉन मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, 18 5 जा कट जाएगा, यानी 5 मोल आ गया। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहां से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 क्या आ गया सर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या है 0.056 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.056 प्लस 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.056 डिवाइडेड बाय 5.056। अब इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा आपको, ग्लूकोज आ जाएगा, जो लगभग आपको डिवाइड करने पे आएगा 0.011, यानी यहां से आपको मिल गया, ये हटा देते हैं, इससे हमने मोल्स निकाल दिया है ना, यहां से आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 इज, डिवाइड किया तो 0.011 आ गया मोल फ्रैक्शन। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होता है, 2 का मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 होता है, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना होगा, तो 1 माइनस मोल ऑफ 0.011 कर लोगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9.0, यानी आ गया हमारे पास 0.989 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का आ गया, और 0.011 मोल फ्रैक्शन किसका है, ग्लूकोज का है। यहां तक बात समझ में आई। अब हमें निकालना है मोलैरिटी, और डेंसिटी दिया हुआ है हमारे पास, इरेज करें, कर दो सर। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने कि मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में चाहिए, वो लीटर में चाहिए, वॉल्यूम आपके पास गिवन नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.056, तो लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आ गया हमारे पास 0.056 मोल। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकाले, इरेज कर दे इसको, कर दो सर। तो हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता था 100 ग्राम, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या था 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये डेंसिटी इधर आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन था 100 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मिलीलीटर, वही सोच रहा हूं मोल क्यों, पर मिलीलीटर, ग्राम ग्राम कट जाएगा और जो भी डिवाइड होके आएगा वो मिलीलीटर में आएगा, तो डिवाइड कर लेते, यही इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता होगा आप लोगों के लिए। ये आ जाएगा लगभग 83.33 ml। अब इसको डालोगे तो 83.33 ml है, तो 83.33 अपॉन 1000 करोगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए, 1000 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 डेसिमल बढ़ जाएगा, 0.08333
लीटर। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो लगभग आपको मिल जाएगा 0.67 मोलरिटी। यानी क्वेश्चन नंबर 2.5 में आपने सबसे पहले मोलरिटी निकाला, फिर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 निकाला और उसको 1 से माइनस कर दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया। फिर मोलरिटी निकालना था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऑलरेडी आपके पास ठीक ही था। वॉल्यूम निकालना था तो डेंसिटी दे दिया गया था, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये मिलीलीटर में निकल रहा था तो उसको लीटर में चेंज किया, डिवाइड किया, मोलरिटी आ गई। समझ में आया बात? लिख लो इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे देखो, सारे क्वेश्चंस बनाओगे बहुत फायदा होगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि हमें तो फायदा हो रहा है। जब हम सारे क्वेश्चंस बनाते तो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आपका भी होगा। लिख लो। लिख लिया। अब आते हैं 2.6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। धीरे धीरे समझोगे चीजें आसानी से समझ में आएगी। और जो यही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि इस तरह से कोई बता देता ना, जैसे हम बता रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह से जब बताएंगे तो आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे। 2.5 हो गया। अब उसी पेज के पेज नंबर 61 में ही क्वेश्चन नंबर 2.6 पे आते हैं। जिस तरह से हम बता रहे हैं, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो आप देखना नहीं चाहते हो। अगर आपको कुछ भी निकालना है, हम इस बात की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन इस बात की थोड़ी सी एश्योरिटी देते हैं कि आपको कम से कम जेई मेंस, बोर्ड और नीट, ये 3 एग्जाम निकालने के लिए एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ लोगे ना, मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले किसी दूसरे बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लो या किसी टीचर को बुला के पढ़ लो। अगर टीचर कैसे पढ़ा रहा है ना, वो पकड़ में आ गया ना, तो एनसीईआरटी पढ़ने आ जाएगा। किसी टीचर को बुलाओ, उससे देखो कि वो कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा रहा है, और फिर उस एनसीईआरटी को समझो उस टीचर के थ्रू कैसे पढ़ना है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह जैसे हम बता रहे हैं आपको, हम ही को फॉलो कर रहे हो, सपोज करो आप, तो देखो लाइन बाय लाइन पढ़ो। देखो हम कैसे चल रहे हैं रिदम में, बीच में से उठ के कहीं से मत पढ़ो, मजा नहीं आएगा। ठीक ना? एकदम प्यार से चलो, चीजें पकड़ में आएगी, मेरी गारंटी है। अब 2.6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगा लोगे तो मजा आ जाएगा। कहता है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलरिटी ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ, कहता है कि कितना क्वेश्चन मार्क ml ऑफ 0.1 मोलरिटी HCl आर रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड होगा जो कि 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, यानी कितना ml HCl रिक्वायर्ड होगा जिसकी मोलरिटी 0.1 है, उस समय कितना ml HCl की जरूरत होगी ताकि वो 1 ग्राम का मिक्सचर का कंपाउंड Na2CO3 और NaHCO3 के साथ मिल सके, जो कि इक्वल मोलर है। यानी यहां से एक बात हमें समझ में आई कि Na2CO3 एंड NaHCO3 आर इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, यानी दोनों के दोनों इक्वल मोल्स के हैं। यानी यहां से आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 वही है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 है। अब आपके पास ये नहीं दिया गया है, ये डायरेक्ट दिया गया कि 1 ग्राम मिक्सचर है ऑफ, इसका और इसका मिला के 1 ग्राम मिक्सचर है, लेकिन इसका कितना मास है, इसका कितना मास है, ये नहीं दिया गया, लेकिन दोनों का मोल इक्वल है, ये बता दिया गया है। इसका मतलब कि अगर इसके मास को, अगर हम मान लो मास ऑफ Na2CO3 को अगर हम x मानते हैं, तो मास ऑफ
NaHCO3 क्या हो जाएगा, टोटल मास 1 है तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और मोलर नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, इसका भी होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ गए हैं, आराम से समझना है। कहता है कितना ml HCl रिक्वायर्ड होगा ताकि वो 1 ग्राम का Na2CO3 NaCO3 का मिक्सचर का कंपाउंड बना सके जिसके अंदर इन दोनों का मोल इक्वल है लेकिन गिवन मास नहीं है, टोटल मास है 1 ग्राम इन दोनों के मिक्सचर का। तो मैंने बोला एक के मास को x मानेंगे तो एक का मास 1 माइनस एक्स होगा, इसके लिए भी लिखेंगे गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 और इसका भी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaHCO3। Na2CO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और NaCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। बना के देखते हैं, हटा दे। तो यहां से हमने बोला कि सर थोड़ा सा देख ले, तो इसका गिवन मास, तो हमें दोनों का मोलर मास चाहिए। तो हम जानते हैं Na का होता है 23, C का होता है 12, O का होता है 16, H का होता है 1। अगर आप Na2CO3 का मोलर मास निकालोगे तो आप कहोगे कि 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 2 10 6 16, 4 4 8 1 9 1, 106 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका मोलर मास। तो यहां पर आप लिखोगे गिवन मास आपने इसका x माना है अपॉन मोलर मास इसका आपने माना है, आया है आपके पास 106 ग्राम पर मोल। इसमें लिखोगे इसका गिवन मास आ गया है आपको 1 माइनस एक्स अपॉन इसका मोलर मास निकालोगे किसका, मोलर मास ऑफ NaHCO3। तो Na का 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। तो 12 प्लस 1 24 प्लस 23 प्लस 1 24 प्लस 12 प्लस 48, 8 2 10 4 14, 4 1 5 2 6 4 1 5 2 7 1 8, 84 ग्राम पर मोल आ गया। तो इसकी जगह लिखोगे 84 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत है? अब यहां से पक्का ना, देख लो अच्छे से। ठीक, अब यूनिट नहीं डालते हैं, अभी हटा देते हैं ताकि हमें x की वैल्यू निकालनी, यानी कुछ ऐसा आ गया, इसको इरेज कर दे ये वाला पोर्शन। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, गिवन मास ऑफ Na2CO3, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो गिवन मास ऑफ NaHCO3 भी निकल जाएगा। तो यहां से हमें मिला, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 84x बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 106 माइनस 106x, अंदर दोनों कर दिया। तो इसको इधर लेके आओगे तो 84x प्लस 106x बराबर 106, 6 4 10 8 1 9, 190x बराबर 106। तो x बराबर 106 अपॉन 190, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.5579, यानी यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, तो यहां से हम कह सकते हैं कि मास ऑफ जो x माने थे, जो x माने थे उसकी जगह x को हटा के क्या लिख सकते हैं, अब लिख देना, लिख लेना आप पहले से, जो लाइन बाय लाइन, हटाना मत, आप मिटाने मत लगना। 5579 ग्राम, और इसमें से माइनस करोगे 0.5579, तो 10 में से 9 गया, 1 2 4 4 डेसिमल, यानी 0.5597 x की वैल्यू आई। हाँ 0 पॉइंट देख लो सही है, 9 10 ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यू x की। ठीक है, हाँ ठीक है, x की वैल्यू, सॉरी NaHCO3 का, देखो आराम से समझना, x जो लिखा पहले दिया हुआ था कि इन दोनों का मास का मिक्सचर है 1 ग्राम, तो अगर हमने इसको x माना था, ये 1 माइनस एक्स हुआ था, हमने बोला दोनों मोल सेम था, तो इसका मोल लिखा, इसका मोल लिखा, x की वैल्यू निकाली, उसको 1 से माइनस कर दिया तो x की वैल्यू इतनी आ गई। कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू इतनी थी और 1 माइनस एक्स की वैल्यू इतनी थी, यानी गिवन मास ऑफ Na2CO3 इतना था और गिवन मास ऑफ NaCO3 इतना था, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 ग्राम आएगा, यानी सही है। अब ऊपर मिला लेते हैं, x की वैल्यू जब निकाल ली तो हमने, अब यहां से जैसे ही हमने x की वैल्यू निकाली
तो हमने निकाल लिया मोल्स। अब हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। तो इसकी जगह लिखा हमने गिवन मास की जगह जो x लिख रहे थे उसकी जगह 0.5579 ग्राम अपॉन इसका कितना आया था 106 ग्राम पर मोल। ये ग्राम ग्राम कट गया, जो भी आंसर आएगा वो मोल में आएगा। उसी तरह आप चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 निकाल सकते हो, आराम से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 0.4421 ग्राम अपॉन इसका 84 ग्राम पर मोल, मोलर मास आया था, ग्राम ग्राम कट गया, जो भी आंसर आएगा वो मोल में आएगा। तो इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाला हमने, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारे पास 0.0053, समझेंगे आराम से। और इसका निकाला तो आ गया 0.0053। सही बात है, दोनों का सेम आ गया, इक्को मोलर, मोल सेम था, ये भी प्रूफ हो गया। कह रहा था ना कि दोनों का मोल सेम है, तभी तो x की वैल्यू निकाली थी, तो मोल दोनों का सेम आ गया 0.0053। अच्छा, अब ये मोल्स पता चल गया, अब आराम से क्वेश्चन को समझना है। अब आप इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, जरा आराम से देखो, हटाते हैं इस सब बात को। वहां पर मोल्स पता चल गया, उसी का काम है, ये सब लिख लो आप। अब अगर दोनों के थ्रू हम HCl का रिएक्शन लिखेंगे, समझाते हैं क्या करेंगे, आराम से इरेज करें, ये वाला इरेज करेंगे, वो रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम एक बार रिएक्शन लिखे Na2CO3 प्लस HCl, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और अगर हम NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन कराए तो ये प्लस HCl का, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा, दोनों में यही। लेकिन यहां पर देखो Na2 है तो यहां 2 लगा दिया, देखना अच्छे से, Na2 है तो 2 लगाया तो Cl भी 2 बन गया, तो यहां 2 लगाया, H2 था 2 है, बैलेंस हो गया। देखो Na2 फिर CO3 CO2 और एक यहाँ O, तो CO3 हो गया, H2 Cl2 बैलेंस हो गया। अब देखो आराम से देखना, इसके आगे 1 है तो जो इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये अगर 1 मोल है तो ये कितना है 2 मोल है। बात समझ रहे हो? तो ये अगर एक पेन का दाम 2 रुपया तो 2 पेन का दाम 4 रुपया, आधा पेन का दाम 1 रुपये, तो 0.0053 मोल अगर ये है तो HCl कितना होगा 2 इंटू 0.0053 मोल, यानी ये आ जाएगा 3 2 जा 6 5 2 जा 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.006 मोल। यानी इसकी इस रिएक्शन की मदद से हमें पता चला कि HCl को इतना मोल चाहिए। इसमें देखो Na1 H2, यहां भी H2, O3 तो O3, C1 ये बैलेंस है, यानी इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, यानी ये जब 1 मोल था तो ये भी 1 मोल था, तो ये जब 0.0053 मोल होगा तो ये भी 0.0053 मोल होगा। अब उधर वाला इरेज करते हैं, समझते चलेंगे कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखो 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 देखो, एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखना। अब हमने बोला कि यहां से हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, इसके थ्रू मिला हमें 0.0106 मोल, प्लस इसके थ्रू हमें मिला 0.0053 मोल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 63951 मोल, ये मिल गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। और HCl का मोलरिटी कितना है, मोलरिटी ऑफ HCl दिया हुआ है आपके पास 0.1 मोल, और वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाउ मच मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलरिटी क्या है 0.1,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही तो टोटल है ना, इसके थ्रू मिला इतना, इसके थ्रू मिला इतना, तो HCl का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यही है 0.0159 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकलेगा, चाहिए मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन लीटर निकलेगा। अब इसको इधर लेके आओगे तो ये इधर डिवाइड होगा, तो वॉल्यूम इन लीटर क्या मिलेगा आपको 0.0159 अपॉन 0.1, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे में 10 और ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे में 1 2 3 4 जीरो, तो ये 1 0 कट जाएगा। तो अब ये कितना कर देगा 1 2 3 डेसिमल तक जाएगा, यानी ये आ गया 0.159 लीटर, और इसको मिलीलीटर में चेंज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ HCl इन मिलीलीटर क्या आ जाएगा 0.159 इंटू 1000, यानी 1590 मिलीलीटर आ जाएगा, यानी इतना वॉल्यूम मिलीलीटर लगेगा हमें, मिलीलीटर में चाहिए ना, सॉरी जीरो नहीं आएगा ना, 3 है तो एक ही आएगा ना, 159 मिलीलीटर। क्वेश्चन समझ में आया, यानी इतना मिलीलीटर ऑफ 0.1 m, कितना मिलीलीटर 159 मिलीलीटर ऑफ 0.1 MSCl are required for 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaCO3 are equimolar amount of both बनाने के लिए। क्या किया हमने, पहले इन दोनों का मोल सेम दिया हुआ था, तो x अपॉन 106 बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 84 करके x की वैल्यू निकाल ली, तो इसका गिवन मास आ गया, इसका गिवन मास आ गया, तो इसका मोल निकाला, जो इसका मोल होगा वही इसका मोल होगा, क्योंकि दोनों इक्विमोलर है। ये 1 पर 2 मोल HCl था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकला। ये 1 पर 1 था तो ये इतना है तो यही इतना रहेगा, ये दोनों को जोड़ दिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पता चल गया, मोलरिटी की जगह मोलरिटी डाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl की जगह HCl डाला और वॉल्यूम निकाल लिया लीटर में, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिलीलीटर में आ गया। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला, ये वाला स्टेप करना दिमाग लगाने वाला था, उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकल जाए तो कहानी बन जाए, और इसी को निकालने में हमें मेहनत लगा था, कर लिया हमने 2.6 कर लिया। अब हम आते हैं 2.7 पे, इरेज करें, लिख लो, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। इरेज कर देते हैं, लिख लो लिख लो लिख लो। अब हम आते हैं 2.7 पे, और सोचो ना, हमने भी इतना मेहनत करने के बाद ये पूरा कर पाए ना, देख रहे हो ना, एक हमने पहले 2 घंटे पढ़ाया, फिर हमने 1.5 घंटे पढ़ाया, और अभी पता नहीं कितने देर जाएगी, 1 घंटे 1.5 घंटे वो पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें मिलाकर जब हम मेहनत करने को तैयार है तो आपको प्रॉब्लम क्या है। तो उसी पेज का 2.7 पे आते हैं। 2.6 अभी जस्ट किया हमने, पेज नंबर 61 टू क्लास 12 बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। अच्छा सर, हमें पता ही नहीं था, ओके। अब हम आते हैं 2.7 पे। अब यहां पे कहता है a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass, यानी एक जगह है 25% वेट बाय वेट बाय मास कह रहा है ना, इसका मतलब हुआ 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 25 ग्राम का सॉल्यूट है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन बन कितने रहा है 300 ग्राम का, जिसके अंदर 25% वेट बाय वेट है, यानी अगर 1 ग्राम कोई सॉल्यूशन होगा तो वो 25/100 ग्राम सॉल्यूट बनेगा। तो अगर 300 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है हमें, तो वो हमें चाहिए 25/100 इंटू 300 ग्राम सॉल्यूट मिलेगा हमें। तो ये 0000 कट गया, यानी 75 ग्राम का सॉल्यूट मिल गया। कब? जब पहला सॉल्यूशन हमने बनाया था 300 ग्राम का सॉल्यूशन, एक 100 ग्राम का था तो 25 ग्राम था, तो 300 ग्राम का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 75 ग्राम सॉल्यूट लगा। दूसरे में कह रहा है 40% और 400 ग्राम का सॉल्यूशन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, क्या निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज। देखते हैं, दूसरे में कह रहा है कि 40% वेट बाय वेट,
40% बाय मास मतलब वेट बाय वेट, यानी इसका मतलब है 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम का जब सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो 40 ग्राम है। तो जब यही सॉल्यूशन 1 ग्राम का हो जाएगा तो उसमें सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 40/100 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। तो कहता नहीं, हमको बनाना है 400 ग्राम का सॉल्यूशन, तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना डालना पड़ेगा, 40/100 ग्राम इंटू 400 ग्राम सॉल्यूट डालना पड़ेगा। यानी ये 00 कट गया, 4 4 60, यानी 160 ग्राम का सॉल्यूट मिल गया। अब मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूशन एक 300 ग्राम का है, एक 400 ग्राम का है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 700 ग्राम। एक सॉल्यूट 75 ग्राम का है, एक सॉल्यूट 160 ग्राम का है, दोनों को जोड़ दो तो 5 7 6 13 235 ग्राम का सॉल्यूट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दो, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरेज कर दे ऊपर से थोड़ा सा, ये सब हटा देते, ये हटा देते हैं। यानी यहां से आप लिख सकते हो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो भैया एक जगह 300 ग्राम का सॉल्यूशन है, एक जगह 400 ग्राम का सॉल्यूशन है, यानी 700 ग्राम का सॉल्यूशन का मास है। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो जब 300 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 75 ग्राम सॉल्यूट है, और जब 400 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 160 ग्राम सॉल्यूट है, यानी 5 7 6 13 235 ग्राम सॉल्यूट है। अब हमें निकालना है मास परसेंटेज, इरेज कर दे, इधर से हटा दे। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो रिजल्ट टोटल दोनों को मिलके बना है उसका क्या होगा मास परसेंटेज। तो आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। रिजल्टिंग सॉल्यूशन मतलब ये 400 ग्राम और 700 ग्राम को एक साथ मिला दिए, इसलिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो कह रहा है मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्ट बन के आया है। यानी पहले 300 ग्राम का लिया जिसमें 25% था, जिसकी वजह से 75 ग्राम हो गया था। फिर 400 ग्राम लिया जिसमें 40% था, जिसकी वजह से 160 ग्राम हो गया था। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया तो हमें पता चला ना कितना सॉल्यूट मिला। तो हमने देखा 235 ग्राम सॉल्यूट मिला है, जब सॉल्यूशन हमने मिला दिया 300 ग्राम और 400 ग्राम को, जो कि टोटल 700 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ टोटल सॉल्यूट 700 ग्राम में इतना है, इंटू 100, ग्राम ग्राम कट गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो आ जाएगा वो हमारा मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आ गया लगभग 57% आ गया। अब ये क्या हो गया, मास परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो किसका निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ 33.57 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास पर, ये क्या निकला मास परसेंटेज, जो भी निकाल रहे हो मास परसेंटेज निकला। इसका मतलब क्या है, इसको एलिब्रेट करोगे तो क्या बोलोगे 33.57 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 33.57 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसी में कोई कह देगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बताओ, बोलेगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो बोलोगे सॉल्यूशन का टोटल परसेंटेज होता है 100, इसमें से सॉल्यूट के मास परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9, 6% मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आ गया। बोलो बात समझ में आई। ये नहीं पूछेगा, यहीं तक पूछा था लेकिन हमने बता दिया एक्स्ट्रा में। लिख लो इसको, जल्दी लिखो। लिख लिया, लिख लो। हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। इतना टाइम बता दिया, देखो बताते बताते 40 मिनट कब निकल जाते पता ही नहीं चलता है। चलो इसको बना लो, जल्दी से करो, हम पानी पी के तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वाला। कर लिया आप लोगों ने, हमने पानी भी पी लिया। चलिए इरेज कर दे इसको।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2.7 था, 2.8 पे आते हैं। टू पॉइंट 8 और उसके बाद जो हम कह रहे थे कि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन, इससे जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन बताया है वो 2.9 है, तो 2.9 नहीं बताएंगे, पेज 61 का, वो एग्जैक्ट 11th क्लास में भी दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम, डिजिट से डिजिट सेम है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है 2.9 सुना देते, ये नहीं बताएंगे, ऑलरेडी जस्ट लास्ट वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन जो बताया ये 2.9 ही है। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic. The level of contamination is 15 ppm by mass. Determine the molality and the mass percentage. सारा क्वेश्चन ये 2.9 जो है वो 11th क्लास में भी था, जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी इसको समझा दिया है पिछले वाले वीडियो में। सेम क्वेश्चन को दोबारा बना के क्यों वीडियो को बड़ा करना, ठीक है। 2.8 पे आते हैं। 2.8 में कहता है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक चीज समझना है, अगर वाटर की जगह कुछ भी दिया होता तो ये ज्यादा मात्रा में था तो इसको हम सॉल्वेंट लेते, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने के बाद भी हम मास ऑफ वाटर को सॉल्वेंट लेंगे, यानी वाटर अगर दिख गया तो उसका मास थोड़ा कम भी है किसी और चीजों से, तब भी हम मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर को ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वाटर नहीं दिखा तो हम दूसरी चीज होती, अगर मान लो यहाँ बेंजीन होता तो ये सॉल्वेंट का मास बन जाता और ये सॉल्यूट का बन जाता, लेकिन वाटर है तो हमेशा सॉल्वेंट बनेगा। ये छोटी छोटी चीजें सीखने मिल रही है ना। तो ये क्या आ गया 2.6 ग्राम। क्यों? क्योंकि आप कहते थे ना सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो देखो सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, लेकिन सिर्फ वाटर के केस में ऐसा होगा। और ये है 200 ग्राम, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला भी दे दिया है C2H6O2, C2H6O2, और वाटर का तो हम जानते हैं H2O होता है। अच्छा आप भी जानते हो ठीक। कहता है कैलकुलेट द मोलालिटी, पहले निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इस समय सॉल्यूट किसको कंसीडर कर रहे हो आप? C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल को, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किसको कंसीडर कर रहे हो? वाटर को, और वो चाहिए किसमें? इन केजी में। तो पहले इसको केजी चेंज कर लो, तो 200 अपॉन 1000 0.000 यानी 0.2 केजी आ गया। तो डिनोमिनेटर का तो पता चल गया 0.2 केजी, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसका गिवन मास आपके पास है, इसका अगर मोलर मास निकालते हो आप तो क्या हो जाएगा? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32, ये आ जाएगा 24 36 30 62 ग्राम आ गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 निकालोगे तो गिवन मास कितना है? 2.6 ग्राम। मोलर मास कितना आया है? 62 ग्राम। निकालते हैं इसको डिवाइड करके, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, और वो कितना आएगा? 2.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 62, ये आ जाएगा लगभग 3.59 मोल। कितना आ जाएगा? 3.59 मोल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह डाल दोगे 3.59 मोल। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी वो मोलालिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड किया तो ये आ गया लगभग 17.95 मोलालिटी निकल गया। पक्की वाली बात। अब हमें मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलारिटी। मोलारिटी आ गया फिर से कैलकुलेशन सही है 17.95, हाँ
17, इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो 17.95 स्मॉल m मोलरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओहो, डेंसिटी पूछ रहा है, दिया हुआ है तब मोलरिटी पूछ रहा है क्योंकि वॉल्यूम निकालने में मदद हो। यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, यही है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलरिटी तो निकाल चुके हैं हम। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम प्लस मास ऑफ वाटर 200 ग्राम ऐड करेंगे तो 422.6 ग्राम आ जाएगा। डेंसिटी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन है 422.6 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम ग्राम कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मिलीलीटर में आएगा और उस मिलीलीटर को हम चेंज करना है लीटर में, यानी जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके पहले देखते हैं कितना आ रहा है। तो जब हमने 422.6 अपॉन 1.072 किया तो ये आ गया 394.22 मिलीलीटर, लेकिन लीटर में चेंज करना है तो ऑलरेडी 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये लगभग आ गया 0.39422 लीटर। अब मोलरिटी निकालना है, इरेज करते, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे ही मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास था ना, हाँ है ना 3.59 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसी को मान लें, खत्म कहानी। वॉल्यूम डालना था, निकाल लेना था, इरेज कर दें। समझोगे धीरे धीरे तो चीजें समझ में आएगी, नहीं समझोगे तब तो टफ लगेगी। अब यहां से हम निकालते हैं मोलैरिटी, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था 3.59 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 0.39422 लीटर। जो भी आंसर आएगा उसके आगे यूनिट लगेगा कैपिटल एम, क्योंकि ये मोलैरिटी निकल रहा है मोल पर लीटर में, और इसको जब डिवाइड करोगे तो लगभग आ जाएगा 9.11। ये हो गया इसका मोलैरिटी। समझ में आया बात? तो इसमें हमें मोलरिटी और मोलैरिटी निकालना था, दोनों निकाल के दिखा दिया हमने। लिख लो इसको। इसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं, 2.8 हो गया। 2.9 ऑलरेडी कह दिया है कि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने समझाया है, तो इसमें कोई बेईमानी नहीं करनी है, ये जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने समझाया है। पहला क्वेश्चन 1.17 करके होगा, वही क्वेश्चन है। तो ये पेज भी कंप्लीट, 2.6, 2.7, 2.8 कंप्लीट, 2.9 ऑलरेडी डिक्टेटेड। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको फास्ट। लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2.8 हो गया। अब पेज नंबर 63 के 2.26 पे आ जाओ। सॉरी रीड नहीं किया, पेज नंबर 63 के 2.26 पे आ जाओ। अब देखो 2.26 में देखोगे ना तो एक डाटा एक्स्ट्रा गिवन है, तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन बनाते बनाते ही ना आएगी। देखो दिखाते हैं जैसे कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कर जाओगे कंफ्यूज। पेज नंबर 63 का 2.26। आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद से पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। देखो कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज दिस, किसी लेक वाटर का डेंसिटी ऑफ लेक वाटर, पानी के अंदर बहुत सारी चीजें होगी, खाली पानी नहीं होगा, उसका डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na+ आयंस पर केजी वाटर। अब कहता है मोलरिटी निकालिए, किसका, Na+ का। तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा,
आपको क्या दिमाग लगाना होगा कि देखोगे कि NaCl को जब हम तोड़ते हैं तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस आता है, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, यानी Na प्लस का निकाले या NaCl का निकाले एक ही बात है। अगर 2 आ रहा होता, 3 आ रहा होता तो थोड़ा सोचना पड़ता। अब मोलालिटी निकालना है। अब मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, कैलकुलेट द मोलारिटी, ओके नॉट मोलालिटी। चलो अगर मोलालिटी निकालना होता तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब Na प्लस का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो मास ऑफ Na प्लस क्या दिया हुआ है? 92 ग्राम। अब इसका मोलर मास क्या होगा? Na प्लस का मोलर मास, तो आप क्या बोलोगे? Na प्लस है तो एक मास कम कर दोगे? नहीं, जब भी लोगे तो ये 23 ग्राम ही लोगे। प्लस हो O2 माइनस हो, सबका मास आपको ओरिजिनल लेके चलना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये क्या आ जाएगा? यहां से निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये ग्राम ग्राम कट गया, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या है? Na प्लस, ये आ गया 4 मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? तो पर केजी वाटर, यानी मास ऑफ वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है वो कितना है? 1 केजी, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 केजी चाहिए, यानी 4 मोलालिटी आ गया। हमने गलती से मोलालिटी पढ़ लिया था, मोलारिटी निकालना है। अब जब मोलारिटी निकालना है तो डेंसिटी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। आराम से समझना है, आराम से समझना है, और हमें मोलारिटी निकालना है। देखो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो पहले निकालो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 92 ग्राम, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 केजी, मतलब 1000 ग्राम, यानी 1092 ग्राम आ गया। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन है 1092 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम ग्राम कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो मिलीलीटर में आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 1092 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये आ जाएगा लगभग 873.6 मिलीलीटर। इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? लीटर में। डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये लीटर में चेंज हो गया, आ गया 0.87336। अब मोलैरिटी निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह डालो, इरेज करें। अब यहां से मोलैरिटी निकाल लो आप। यहां से आप निकालोगे मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला था आपको? 4 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.8736 लीटर। अब जो भी आंसर आएगा कैपिटल M में आएगा, इसको भी डिवाइड करके दिखा देते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 8736, यह आ गया 4.57 मोलरिटी। 4.58 लिख लो, 578 है इसलिए, तो 4.58 मोलरिटी आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 2.26, पेज नंबर 63 का। ठीक है, अब आते हैं 26, फिर 27 नहीं है, 28 पे आते हैं। मेहनत लग रहा है लेकिन हम लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस इसलिए बना रहे हैं ताकि जब आप कभी भी क्वेश्चन को सर्च करो तो आपको कभी क्वेश्चन खोजने में दिक्कत ना हो, लगे नहीं कि कहाँ से देखे। नेट पर किसी ने मेहनत नहीं किया है सारे क्वेश्चंस बनाने में, हमको चाहिए तो आप एक जगह आके सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। ये आपके लिए एक और हमारे लिए भी एक, सबके लिए एक फायदेमंद चीज है।
अब क्वेश्चन नंबर 2.28। कहता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन का है क्या, C9H8O4, क्या होगा इन एसीटोनाइट्राइल, इन CH3CN when 6.5 ग्राम ऑफ एस्पेरिन इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। यानी यहां से आपके पास दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट कह लो, जो कि है C9H8O4, जो कि है आपके पास 6.5 ग्राम, इज डिजोल्व इन 450 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कह लो, जो कि क्या है CH3CN एसीटोनाइट्राइल, जो कि है 450 ग्राम। और एसीटोनाइट्राइल जो है इट इज एन एसीटोनाइट्राइल जो है ये क्या है, एक तरह का रिएजेंट है। और ये रिएजेंट कहाँ देखने को मिलता था आपको, SN2 मैकेनिज्म में। छोड़ो हटाओ सर, कहाँ ऑर्गेनिक घुसा रहे हो आप, चलो हटा देते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये एसीटोनाइट्राइल 459 ग्राम है। मास परसेंटेज ऑफ दिस इन, इसका निकाल, मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल निकालना है। तो मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ से आप कहोगे कि जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आया वो क्या आया, 6.5 ग्राम प्लस 450 ग्राम, इसको ऐड करोगे तो 456.5 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको निकालना कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, यहां से आप निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ C9H8O4। तो क्या लिखते हो मास परसेंटेज के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 6.5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 456.5 ग्राम इनटू 100। ग्राम ग्राम कट जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करके हम देख लेते हैं कि कितना आएगा। समझ रहे हो बात को, मेरे से पहले अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो कर लो। हाँ सर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा लगभग 1.424%, यानी मास परसेंटेज ऑफ किसका मिल गया आपको, क्या नाम था इसका, एस्पिरिन का। अगर आपसे कोई कहेगा मास परसेंटेज ऑफ इसका निकालो एसीटोनाइट्राइल का, तो 100 से माइनस कर दोगे, टोटल मास परसेंटेज कितना होता है 100। तो मास परसेंटेज ऑफ CH3CN कोई पूछे तो 100 माइनस 1 नहीं पूछा है इसमें 24%। तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 5, ये बच गया 9, ये बच गया 9। इतना परसेंटेज हो जाएगा क्या है एसीटोनाइट्राइल, और इतना परसेंटेज है एस्पिरिन। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन और मास परसेंटेज ऑफ एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 2.28 लिख लो इसको। इसके बाद एक और लिख लिया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचता है, एक और नहीं बचा, कुछ देख लेते हैं, ये सब बता दिया। हाँ 2 और बचता है, एक बचता है 2.30 और एक 2.29। तो पहले 30 ही लिखा है इसी पेज में, 28 के बाद थोड़ा जगह कम था तो यहाँ पर 2.30 लिख लिया, 2.9 इधर लिख लिया। तो पहले 2.30 बता देते हैं, फिर 2.9 बता देंगे। इरेज करें, लिख लो, लिख लिया सर। अब 2 क्वेश्चन बचा है। आते हैं 2.30 में। इसके बाद इससे पहले वाला क्वेश्चन है 2.29, लेकिन अब पहले यही लिख लिया है, जगह कम था, छोटा क्वेश्चन था।
पहले इसी को बताते हैं, फिर 2.29 बता देंगे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, निकालना है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका किस्मत से फार्मूला भी दे दिया है C6H5COOH। क्या होगा जब भी अमाउंट पूछे, यानी इसका मतलब गिवन मास पूछा जा रहा है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 सॉल्यूशन इन मिथेनॉल, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml और मोलैरिटी गिवन है किसका, मिथेनॉल का। हमेशा सॉल्यूट का ही तो मोलैरिटी गिवन होता है ना, तो मिथेनॉल का 0.15 m। तो आप जानते हो कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो इसको लीटर में चेंज कर लो, 250 अपॉन 1000, 25 4 जा लीटर, यानी नीचे में आ गया 1/4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नहीं पता, लेकिन मोलरिटी की जगह हमारे पास 0.15 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हो, गिवन मास, वही तो निकालना है, अपॉन इसका मोलर मास। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 × 6 प्लस 1 × 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, तो 12 6 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 133, 3 2 5 5 10 2 12, एक कैरी हो गया, 3 1 4 4 4 7 4 11 1 12, ये आ गया 122 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत, लिख लो। फिर इस क्वेश्चन को हटाएंगे, अब गिवन मास की जगह वैल्यू डालेंगे 122 ग्राम, ठीक है, हो गया ना। गिवन मास निकालना है, खत्म है कहानी, सोचना कहाँ है। यहां से आप मोलरिटी की जगह है 0.15 इज इक्वल टू, यहां पर है x, गिवन मास को मान लेते हैं x, तो x अपॉन 122 ग्राम अपॉन 1/4, ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.15 बराबर x अपॉन 4x अपॉन 122, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x बराबर 0.15 इंटू 122, तो x बराबर 0.15 इंटू 122 अपॉन 4, जो भी आएगा ग्राम में आएगा, और यही हो जाएगा अमाउंट ऑफ, तो मोलर मास निकाले थे ना, यही हो जाएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसको डिवाइड करो, डेसिमल हटाओगे, नीचे में 100 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 15 इंटू 61 915 डिवाइडेड बाय 200, हाँ 200, ये आ गया 4.575 ग्राम, यानी ये आ गया x बराबर 4.575 ग्राम, यानी अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज 4.575 ग्राम, हुज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 मिलीलीटर एंड मोलरिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.15 m, कैपिटल M। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था 2.30। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है 2.29, पहले वो बताने की जगह ये बता दिए, अब वो बताते हुए ये वीडियो हमारी हो जाएगी कंप्लीट। लिख लो इसको फास्ट, लिख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने 1 घंटा 4 मिनट 10 मिनट में ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्लास की, यानी यहाँ से हम कंसंट्रेशन टर्म्स के पहले पूरी थ्योरी को समझा, फिर क्लास 11th के क्वेश्चंस बनाए, फिर क्लास 12th के क्वेश्चंस बनाए, और मजा आ गया। और कुछ क्वेश्चन तो हमने अपने मन से भी इजी वाला समझाया भी था कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2.29, पेज नंबर 63, क्लास 12 बैक एक्सरसाइज। ओके सर, अब इसमें कहा गया है कि नेलोरफीन जिसका फॉर्मूला ये है, सिमिलर टू मॉर्फिन। ये नेलोरफीन जो है वो मॉर्फिन की तरह है,
जिसको विड्रॉल सिम्टम में यूज किया जाता है। जो नशा वगैरह करता है, जो नशा छोड़ता है करने के बाद उसको विड्रॉल सिम्टम होता है, उसको रोकने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारे के विड्रॉल सिस्टम कोई डिप्रेशन में चला जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। इन नार्कोटिक्स यूजर डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन 1.5 mg 1.5 mg का नेलोरफिन दिया जाता है। तो कहता है बताओ कितना मास एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा अगर हमें ये डोज तैयार करना है नेलोरफिन का, तो 1.5 mg में कितना सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 स्मॉल m मतलब मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब आप ये क्या है, मोलैलिटी है। स्मॉल m लिखा होता है तो वो क्या होता है, मोलैलिटी। कैपिटल M लिखा होता है तो क्या होता है, मोलैलिटी। यानी कह सकते हो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ C19H22NO3 is present in 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अच्छा, यानी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C19H22NO3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22, N का 14, O का 16, 12 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 22 से, N के लिए 14, इन सबको जब सॉल्व करोगे तो इसका गिवन मास तो नहीं पता x, मोलर मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 311 ग्राम। ठीक है, इरेज कर दे इसको, ये लिख दिया था कि आप कैलकुलेट कर सको, पहले से कर लिया था क्योंकि बहुत लंबा था। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू x अपॉन 311 ग्राम। इसको इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 311 ग्राम। ये जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, मास ऑफ नेलोरफिन दैट इज C19H22H21 है, 22 नहीं, ठीक है, H21NO3 का निकलेगा 21 है क्योंकि आपको मोलर मास निकालने में गलती ना हो जाए। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग मिल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 0.4665 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कितना मास यूज होगा 1.5 mg में। आराम से देखो, यहाँ से क्वेश्चन कहानी खत्म। यहाँ से बोलोगे कि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहोगे आपके पास अब मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी पता था 1000 ग्राम, तो क्या आप जानते हो कि सॉल्यूशन लिख दिया था। मोलैलिटी सॉल्वेंट में होता है, उतना थोड़ा बहुत, इतना बनाने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो बर्दाश्त कर लेना, वैसे होगा नहीं, हम ध्यान देते हैं। 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। जब कुछ भी नहीं दिया जाता है तो वाटर दिया जाता है, तो वाटर है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट पता है और मास ऑफ सॉल्यूट, ये जो x निकाला है ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ही तो है। और सॉल्यूट क्या है, नेलोरफिन है, C19H22NO3 H21NO3। तो इसकी जगह ये वैल्यू डाल दोगे 0.4665 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1000.4665 ग्राम। यानी इसका मतलब जब 0.4665 ग्राम का सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट क्या है हमारा, नेलोरफिन है, तो हमारा 100.4665 ग्राम का सॉल्यूशन है। तो जब 1 ग्राम का सॉल्यूट होगा तो 1000.4665 ग्राम का अपॉन 0.4665 ग्राम का सॉल्यूशन होगा। तो आपको बनाना कितने का है, तो कहता है ऐसा डोज बनाना है जिसमें 1.5 मिलीग्राम नेलोरफिन का यूज किया जाए। तो 1.5 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो 1.5 अपॉन 1000 ग्राम का जब सॉल्यूट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन 1000 को थोड़ा सही लिख लेते हैं ताकि 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम लिख सकते हैं। तो इसमें कितना सॉल्यूशन बनेगा,
तो 1000.4665 ग्राम अपॉन 0.4665 ग्राम इंटू, ये क्या आ जाएगा, ये इंटू में आ जाएगा। तो इंटू कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं 100.4665 ग्राम अपॉन 0.4665 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। समझो, कह रहा था कि इतना मोललिटी दिया हुआ था, यानी इतना मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम वाटर में। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास ऑफ मोलिकुलर मास निकाल के मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता था, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया। इसका मतलब इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है इतना सॉल्यूशन में, तो 1 ग्राम प्रेजेंट होगा इतना सॉल्यूशन में, तो इतना ग्राम mg बनाना था 1.5 mg, उसको ग्राम में चेंज कर दो, इतना ग्राम के लिए कितना सॉल्यूशन लगेगा। अब इसको जब हमने 1000/4665 इंटू 1.5 ये लगभग आ गया, सॉल्व करोगे तो 3.22 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लगेगा। जब 1.5 mg का बनाना होगा नेलॉर्फिन का सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूशन का मात्रा होगा 3.22 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया, ये 2.29 था। पक्की वाली बात लिख लो, लिख लिया सर। तो इस तरह से हमने आपको क्लास 11th और 12th कह लो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 था, जिसमें हमको मोलरिटी पढ़ना था, और क्लास 12th के लिए एक सॉल्यूशन चैप्टर था दूसरा नंबर, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी थी। तो पहली वीडियो में हमने आपको सारी थ्योरी समझाई, दूसरी वीडियो में हमने आपको क्लास 11th और क्लास 12th के कुछ क्वेश्चंस बताए, 11th के पूरे किए, तीसरी वीडियो में आज जो 12th का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको पूरा किया। और यहाँ से हमें लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अच्छे से पढ़िए, बनाते रहिए। अब हम करेंगे कि उधर से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी आगे लेके चलेंगे, जिसके अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह है वो पढ़ा देंगे, और इधर साइड से हम सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी और वांट ऑफ फैक्टर जो बच गया है उसको बताते हुए चलेंगे। ये अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आगे समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, लिख लो इसको। बाय, थैंक यू।